केमिकल बॉन्डिंग के डिटॉस 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आप लोग देख रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि रेडियस ऑफ फ्लोरीन F माइनस ऑक्सीजन एंड O2 माइनस आर इन ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर बोल रहा है। तो सबसे पहले इसमें दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट तो ये कि एनायंस हैव लार्जर साइज देन द पेरेंट एटम, कि एनायन का साइज जो है पेरेंट एटम से बड़ा होता है, तो उस हिसाब से फ्लोरीन से बड़ा F माइनस होगा और ऑक्सीजन से बड़ा O2 माइनस होगा। ये तो सिंपल है। फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन को अगर आप देखते हो तो पीरियोडिक टेबल में सेम पीरियड में दोनों बिलोंग करता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, और एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट घटता है, कि जब भी किसी पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा, उस हिसाब से ऑक्सीजन से छोटा होगा फ्लोरीन। क्लियर है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऑक्सीजन से छोटा होगा फ्लोरीन। नेक्स्ट बात, F माइनस और O2 माइनस को अगर आप गौर से देखो तो F माइनस और O2 माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या कॉन्सेप्ट होता है? साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन। आप ध्यान से देखो, फ्लोरीन और ऑक्सीजन को अगर आप गौर से देखते हो तो फ्लोरीन में प्रोटॉन है 9 और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखोगे F माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 10, और O2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 10। तो ये दोनों में चूंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 9/10, और इसमें प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 8/10। तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन F माइनस में ज़्यादा है, तो इसका मतलब F माइनस का साइज जो होगा वो छोटा होगा देन O2 माइनस। तो उस हिसाब से अगर आप सारे को कंपेयर करो कि तो आपको दिखेगा कि O2 माइनस के बाद F माइनस है, उसके बाद ऑक्सीजन, तब फ्लोरीन। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज इज। इन चीज़ों में ना आपको सबसे पहले हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है और मैग्नीज है। आप ध्यान से देखो, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन, चूँकि एटॉमिक नंबर 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, तो आप ध्यान से देखो आर्गन 4s2 3d2 है। यहाँ पर क्या है? आर्गन 4s2 3d3 है। यहाँ क्रोमियम में आर्गन 4s2 3d4 है, और मैग्नीज में आर्गन 4s2 3d5 है। तो ऐसे तो इसका 4s1 3d5 होता है। अब इसमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं से निकलेगा, तो यहाँ 4s1 हो जाएगा सब में, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1। आप खुद से सोचो कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इन सबों में सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हमको क्रोमियम का दिख रहा है। तो चूंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है, चूँकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा है, तो आप देख लो यहाँ पर कि चूंकि क्रोमियम का आयनाइजेशन एनर्जी इसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो इन चारों ऑप्शन में आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा डी में कि क्रोमियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है और बाकी में कम है, तो उस हिसाब से डी का होगा। बाकी का भी उसी हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। ये तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये पीएच जो यहाँ पर दिख रहा है ना, पीएच कहने का मतलब हो गया बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग कहने का मतलब हर जगह एक एक हाइड्रोजन भी आपको देखना पड़ेगा इधर में। तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन भी है, उसके बाद CH है, तो कार्बन पर एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, फिर C, फिर CH3। और यह तो हमेशा हर किसी को पता है कि हाइड्रोजन जो है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। उसके बाद है C2H5, मतलब CHHCHHH, ये C2H5 है। अब खुद से आप इसमें गिनती कर लो कि कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना इसमें पाई बॉन्ड है। अगर आप गौर से देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे कि 4 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 और एक 4। और सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो आप देख लो 6 तो यहाँ दिख रहा है, 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 15 16 16 3 19 20 21 22 23 24 25। तो आप 25 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दी ICl मॉलिक्यूल। अगर हम लोग ICl मॉलिक्यूल की बात करें तो ICl मॉलिक्यूल जो होगा
प्योरली कोवेलेंट, प्योरली इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट कहने का मतलब आयनिक होता है। पोलर विथ निगेटिव एंड ऑन क्लोरीन, पोलर विथ निगेटिव एंड ऑन आयोडीन। देखिए कोवेलेंट कंपाउंड तो है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड प्योरली कोवेलेंट उसको बोलते हैं जिसमें दोनों का दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का होगा, जिस वजह से थोड़ा भी पोलराइजेशन ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो आई और Cl, आयोडीन और क्लोरीन दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आइटम है। तो जिसमें क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चूंकि ज़्यादा है तो Cl पर माइनस होगा, आयोडीन पर प्लस। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो है लेकिन इसमें पोलराइजेशन है, जिसमें क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज, उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर डी को अगर आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में अगर आप लोग देखो तो 6 में नजर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सिल्वर सॉल्ट जो है वो पानी में अघुलनशील है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो देखिए AgNO3 इज आयनिक कंपाउंड, दैट्स वाई इट विल डिजॉल्व इन वाटर। AgF भी है, लेकिन Ag2SO4 का ना क्या होता है, लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है। AgClO4, AgF, AgNO3 इन सब में लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें चार्ज ज़्यादा है। आप देखो SO4 2- है कहीं, और बाकी सारा एनायन सिंगली आयन है। तो चूंकि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, जिस वजह से पानी में हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा, आयोनाइज नहीं होगा, जिस वजह से ये इन चारों में से सबसे कम घुलनशील जो है यही होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इन फॉर्मिंग द बॉन्ड। इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, इट लॉस इलेक्ट्रॉन, इट शेयर इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट करता है, दैट आर प्रेजेंट आइदर इन लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल और आइदर राइट मोस्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन सिलिकॉन जो है बीच का एलिमेंट है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव भी नहीं होता है, जिस वजह से इसमें कैपेबिलिटी 4 इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने का नहीं होता। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी लगेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेने में भी बहुत एनर्जी लगेगा। इस वजह से सिलिकॉन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द शेप ऑफ गैसियस SnCl2 इज, अगर हम लोग गैसियस SnCl2 के शेप की बात करें तो गैसियस SnCl2 का शेप क्या होगा, तो टीन में कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 क्लोरीन से ये शेयरिंग करेगा, तो आप देखो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है 2 और लोन पेयर है 1, मतलब इसमें कुल मिलाकर 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर 3। तो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के हिसाब से क्या होगा, इसका शेप जो हो जाएगा वो बेंट हो जाएगा SiCl2 का। क्लोरीन एटम टेंड टू एक्वायर द स्ट्रक्चर ऑफ, क्लोरीन एटम किसका स्ट्रक्चर एक्वायर करना चाहेगा, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ये तो हर कोई जान रहा है कि हर एक एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करना चाहता है। तो उस हिसाब से क्लोरीन जो होगा अपना नियरेस्ट नोबल गैस, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन होगा, 18, मतलब आर्गन। इसका आंसर जो है आर्गन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बोला कौन सा डी ऑर्बिटल जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो आपको याद रखना होगा कि sp3d में हो जाता है NS, NPX, NPY, NPZ और DX² और DZ², इन दोनों में कौन सा, तो याद रखना है आपको DZ² यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। इसका आंसर सी होगा। वैसे आपके आंसर शीट में डी दे दिया है, वो गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर 10 में क्या होगा, सी होगा। When O2 इज कन्वर्टेड इंटू O2+, तो O2 से जब बोल रहा है O2 से O2+ बनता है, यानी कि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन। तो बोथ पैरामेट्रिक एंड बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज। आप ध्यान से देखो, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के आप देख सकते हो। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर घट जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, both parametric character and bond order increases, bond order decreases, parametric character increases, parametric character decreases and bond order increases। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिख रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो मौजूद होता है किस में,
इंट्रामोलिकुलर, तो इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर में अंतर क्या होता है ना कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो ये इंटरमोलिकुलर, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर दो अलग अलग एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो इसमें पूछ रहे हैं ना कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनता है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कॉमन एग्जाम्पल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, ये है और ओ एच है, तो यहाँ ऑक्सीजन का माइनस और हाइड्रोजन का प्लस, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाया, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसलिए इसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन नंबर 13, ए पेयर ऑफ कंपाउंड विच हैव ऑड इलेक्ट्रॉन्स, बोला है एक ऐसा कंपाउंड विच हैव ऑड इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप NO CO ClO2 N2O SO2 O2। ऑड इलेक्ट्रॉन करने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें होगा, आप सोच के भी देखो, जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि NO नाइट्रोजन में 7 और 8, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन कभी जोड़ा लगा सकता है कि आप सोच के भी देखो। NO का रियल में स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है आपको, तो वही पूछ रहा है कि किसमें इनमें से किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा NO में तो है डेफिनेटली, क्योंकि 8 7 15 है तो कभी जोड़ा नहीं होगा। CO में 8 6 14 है तो इसमें पेयर्ड होगा। N2O में भी पेयर्ड है, SO2 में भी पेयर्ड, O2 में है, लेकिन ClO2 में आप देखो 17 और 16, 17 और 16 हो जाएगा 33, 33 कभी पेयर्ड हो सकता है कि नहीं, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि 13 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू BSc PR थ्योरी, 14 के अनुसार बोल रहा है अकॉर्डिंग टू BSc PR थ्योरी द रिपल्सन बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओबे द ऑर्डर। तो याद रखना लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्सन करता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम रिपल्सन जो होता है किसमें होता है, बॉन्ड पेयर मतलब सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में। तो ये ना वो छूट गया है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर मतलब इस तरह से ये इनइक्वलिटी का साइन है यहाँ पे, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इसका आंसर जो है देख के भी लग रहा है आपको कि कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा, मतलब सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्सन होगा, उसके बाद लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर। द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम्स हैज़ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम हैज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यदि दो आइडेंटिकल एटम है जैसे क्लोरीन, उसके बीच जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो वो इक्वली ना शेयर होगा, यदि दो आइडेंटिकल एटम है उसके बीच इक्वली शेयर होगा, यानी कि 15 का आंसर बी होगा। द बॉन्ड एंगल इन AsH3 इज ग्रेटर देन दैट इन AsH3 में बॉन्ड एंगल बोला है किससे ज़्यादा होगा। याद रखना ग्रुप 15 में जितना भी हाइड्राइड होता है जैसे NH3 PH3 AsH3 SbH3 BiH3, इनमें से सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल ऊपर होता है, मतलब ऊपर जाने पर बॉन्ड एंगल ग्रुप में बढ़ता है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो जब ऊपर जाने पर बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है तो यहाँ पर पूछ रहा है AsH3 का बॉन्ड एंगल किससे ज़्यादा होगा, तो NH3 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, NH3 का बॉन्ड एंगल AsH3 से ज़्यादा है। H2O में भी 104 होता है तो इससे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। BCl3 में तो 120 होता है तो इससे भी ज़्यादा है, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा, कोई भी नहीं है इसमें। The correct order of increasing electropositive character among copper, iron and manganese is, इनमें से the correct order of increasing electropositive character किसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है और इसको याद रखना चाहिए आपको। और उसमें याद रखना मैग्नीशियम, देखो ऐसे भी देखो इन तीनों में मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये सब बाकी सब डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम तो तीन जगह ज़्यादा है, तो ये तो सी तो कैसे पहले ही कैंसिल हो गया। अब कॉपर और आयरन में याद रखना किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो मेटालिक करेक्टर घटता है, मेटालिक करेक्टर लेफ्ट साइड में बढ़ता है, तो पीरियड में पहले आयरन आता है बाद में कॉपर आता है, तो कॉपर और आयरन में कौन ज़्यादा मेटालिक है, तो आयरन जो है दैट वन इज मोर मेटालिक देन कॉपर, दैट्स वाई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज 104.5 डिग्री एंड नॉट इतना बिकॉज, क्यों वाटर में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। ऑक्सीजन में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन में जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 4 बॉन्ड पेयर है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, तो उस हिसाब से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ऊपर से जो धकेला ना, तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाता है, सिकुड़ जाता है, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल
4.5 डिग्री जो है इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी, लोन पेयर रिपल्सन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इन O2 प्लस इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर इन, आपको याद रखना होगा O2 प्लस जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है। तो ध्यान से देखो इनमें किस में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो N2 प्लस में तो 14 में 1 गया 13 हो गया, CO में 814 हो गया, नाइट्रोजन में भी 8 7 15 में 1 गया तो 14 हो गया, CN माइनस जो है 7 6 13 1 14, 15 तो किसी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर, हाँ N2 प्लस 15 नहीं है लेकिन 13 है, तो N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 होता है, मतलब N2 प्लस जो है इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितने के बराबर होता है, 2.5 निकाल के देख सकते हो। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द इनर्ट गैसेस इज लाइकली टू बी, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, इनर्ट गैस में क्या खासियत होता है, इनर्ट गैस ऑलरेडी नोबल गैस है, मतलब वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा, उस कारण से उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जीरो हो जाता है। ओके।